सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों यहां पर देखिए हम आपके डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो नया पॉन सीरीज है 2024 संस्करण, उसके सभी प्रश्नों को यहां पे मैं आपको करा रहा हूं और इसी सीरीज में मैं आपके सारे बहुविकल्पीय प्रश्न करा चुका हूं और अति लघुत्तरी में प्रश्न संख्या 76 तक, क्वेश्चन नंबर 76 तक पार्ट 3 में करा चुका हूं। यानी कि समझ लीजिए 25-25 प्रश्न हम लोग कर रहे हैं एक पार्ट में लगभग, और आपके 76 प्रश्न 76 प्रश्न जो है वह कंप्लीट हो गए हैं। और इसके बाद ये आपका 77 नंबर प्रश्न से यहाँ पे हम करने वाले हैं आपके पार्ट 4 में, और ये आपका पार्ट 4 और एक क्लास और मैं लूंगा आपका पार्ट 5, और टोटल इसमें जो आपके क्वेश्चंस हैं वो 137 है। ठीक, 137, इसमें नंबरिंग नहीं हुई है आपके पाउंड सीरीज में, मतलब इन्होंने प्रश्न संख्या नहीं डाला है, तो आप खुद से प्रश्न संख्या डाल सकते हैं, या आपने सीरीज अगर नहीं लिया है तो परचेज करने की जरूरत भी नहीं है। आप वीडियोस देख करके सभी क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। इसलिए एक एक प्रश्न मैं आपको इस तरीके से लेकर के आ रहा हूं कि आप देखिए, सॉल्व करिए आराम से, तसल्ली से, और अपना उत्तर मिलाइए। अगर आपका उत्तर सही आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सोल्यूशन देखिए। ठीक, तो इस तरीके से आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो रही है। अब इसके बाद इस क्लास को पहले आप लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, तब हम स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। और इससे पहले की क्लासेस अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप देख सकते हैं, अभी भी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, मैथ के सामने का लिंक आप क्लिक करोगे तो वहां पे आपको सभी क्लासेस देखने को मिल जाएंगी। इससे पहले मैंने राजन सीरीज भी 2024 जो नई राजन सीरीज है उसको सॉल्व करा दिया है, वो भी आप देख लीजिए। उसके सभी प्रश्नों को कर डालिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कर डालिए, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और एक मास्टर क्लास है मेरी जिसमें पूरा सिलेबस मैं आपको पढ़ाया हूं और मॉडल पेपर्स भी मैंने कराए हैं। तो ये सारी चीजें भी, तैयारी जितनी अच्छी आप करना चाहते हैं उतनी अच्छी कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपके लिए पूरा प्रयास किया है कि आप 25 में 25 अंक लेकर के आओ, और चाहे आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़ा हो, चाहे हिंदी मीडियम से, चाहे आपने मैथ छोड़ रखी थी, किसी भी तरीके से आपकी मैथ कितनी भी कमजोर हो, आप बहुत अच्छे से यहाँ पे स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करेंगे इस क्लास को। आपका पार्ट 4 है ये अति लघुत्तरीय प्रश्नों का। अब यहाँ पे आप देखिए आपसे क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 77 है, 2x माइनस 3y धन z में से x धन 2y माइनस z को घटाइए। घटाना है यहाँ पे आपको दो बीजीय व्यंजकों को। जब घटाने का नाम ले तो आपको तुरंत ब्रैकेट लगा देना। देखिए, जोड़ने में चिन्ह परिवर्तन नहीं होते हैं, लेकिन घटाने में चिन्हों में परिवर्तन हो जाता है। अब घटाएंगे किसको? इसको, तो ब्रैकेट लगा देंगे x प्लस 2y माइनस z। ठीक, अब सॉल्व करिए तो यहाँ पे 2x माइनस 3y प्लस z ब्रैकेट खुल जाएगा। यहाँ पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन इस माइनस, जब यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो इस माइनस का गुणा हर एक पद में होगा। प्लस x में होगा तो हो जाएगा माइनस x, प्लस 2y में होगा तो हो जाएगा माइनस 2y, और माइनस z में होगा तो हो जाएगा प्लस z। ठीक, अब इसके बाद देखिए 2x यहाँ पे है, x यहाँ पे घटेगा, x बच जाएगा, माइनस 3y माइनस 2y माइनस 5y हो जाएगा, और प्लस z और प्लस z प्लस 2z, ये आपका उत्तर हो जाएगा। यही सरलतम रूप हो जाएगा। घटाने के बाद ये आ जाएगा आपका x माइनस 5y प्लस 2z। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 78 है, x इंटू एक्स माइनस जेड प्लस y इंटू ब्रैकेट में z माइनस एक्स प्लस z इंटू ब्रैकेट में x माइनस वाई को सरल कीजिए। इसको सरल करने का मतलब क्या है कि इसको आप जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं, जितने कम से कम में ला सकते हैं, उतना सॉल्व करने का प्रयास करिए। तो अब देखिए, पहले x का गुणा इन दो पदों में हो रहा है, y और माइनस z में। ब्रैकेट खोलेंगे तो y में गुणा होगा तो x y हो जाएगा, और माइनस z में गुणा होगा तो माइनस x z हो जाएगा। फिर प्लस ये यहाँ पे ब्रैकेट खुलेगा तो y का गुणा z में होगा, yz, और फिर माइनस x में गुणा होगा तो yx, हम इसको xy भी लिख सकते हैं। तो xy, पहले हम x को रख रहे हैं, फिर y को, फिर z को। ठीक है, ताकि
एक क्रम में रहे, क्योंकि गुणे में है तो आगे पीछे रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए z का गुणा x में होगा तो zx या इसी को xz लिख सकते हैं, और z का गुणा -y में तो -yz, ये हो गया। अब यहां से आप देखेंगे यहाँ पे xy है और यहाँ पे -xy है, ठीक। तो ये दोनों आपस में घट के शून्य हो जाएंगे, -xz है और +xz है, तो -xz प्लस xz में से घटेगा तो ये 0, और यहाँ पे देखिए +yz है और वहां पे -yz है, ये आपस में 0 हो जाएंगे कट के, तो वैल्यू क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। तो इसका सरलतम रूप जो हो जाएगा वह 0 हो जाएगा। इसके बाद देखिए 79 है, संख्या 4 के सभी अपवर्त लिखिए जो 35 से कम हो। 4 के अपवर्त लिखना है जो 35 के कम हो। 4 का अपवर्त मतलब 4 के गुणज। अब 4 में प्राकृतिक संख्याओं का गुणा करते जाइए, 1 2 3 का, या 4 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, 4 कम 4, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 4 पच्चे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28 और 4 अट्ठे 32 और 4 नवा 36 हो जा रहा है, जो कि 35 से बड़ा है, तो 36 को नहीं रखेंगे। और यहाँ पे 8 तक 8 पद आपके आएंगे, 4 8 12 16 20 24 28 और 32, ठीक है। ये अपवर्त हो जाएंगे 4 के जो 35 से कम है, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका उत्तर। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 80 है, 96 किन किन संख्याओं का अपवर्त्य है, यानी कि 96 किन किन संख्याओं के पहाड़े में आता है। तो किन किन संख्याओं का अपवर्त्य है, तो देखते हैं कि ये किन किन संख्याओं से कटता है, उन्हीं संख्याओं का अपवर्त्य होगा। पहले तो एक संख्या से कटता है, फिर 2 से कटता है, 4 से भी कटता है, 6 से चेक करेंगे तो 6 से भी कटता है, 8 से चेक करेंगे तो 8 से भी कटता है। इसके बाद 12 से आप चेक करोगे तो 12 से भी कटता है। इसके बाद 9 से तो नहीं कट रहा है, 10 से नहीं, 11 से नहीं, 12 से कट रहा है। 12 के बाद 14 से आप चेक करोगे तो 14 से तो नहीं कटेगा। उसके बाद आप देखिए किससे कटेगा, 14 से नहीं, 15 से नहीं, 16 से चेक करिए, क्या 16 से कटेगा? हाँ, 16 से ये कटेगा। इसके बाद चेक करेंगे, 16 के बाद 18 से चेक कर लीजिए, 18 से चेक करेंगे तो 18 से नहीं कटेगा। 19 से चेक करिए, 19 से नहीं कटेगा। 20 से नहीं, 21 से नहीं, 22 से नहीं, 23, 24 से चेक करिए तो 24 से कटेगा, ठीक। 24 चौक 96, 24 से कटेगा। इसके बाद देखिए 25 से नहीं, 26 से नहीं, 27 28 से चेक कर लीजिए, नहीं। 29 30 31 32 से चेक करेंगे तो 32 तिया 32 से कटेगा। इसके बाद 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 से नहीं, 44 45 46 47 48 से कटेगा, 48 दूनी 96। अब इसके बाद 49 50 51 52 इन सबसे नहीं कटेगा। 48 के बाद सीधे खुद 96 से कटेगा। तो ये सभी जो हैं, ये सभी संख्याओं 96, इन सभी संख्याओं का अपवर्त्य हो जाएगा, क्योंकि 1 के पहाड़े में भी 96 आएगा, 2 के भी पहाड़े में, 2 में भी प्राकृतिक संख्या का गुणा करेंगे तो 96 आएगा, 4 में भी, 6 में भी, 8 में भी, 12 में भी, 16 में भी, 24 में भी, 32 में भी, 48 में भी और 96 खुद में। यहाँ देखिए एक संख्या छूटा है, 2 के बाद 3 हमने नहीं देखा, 3 और 4, 3 से भी ये पूरा 3 के भी अपवर्त्य में आएगा, ठीक है। एक चाहे तो आप हटा सकते हैं, एक ना भी लिखें तो भी चलेगा, लेकिन 2 और 3 जरूर लिखना है, ठीक है। 2 और 3, 2 3 4 6 8 12 16 24 32 48 96, ये सभी हो जाएंगे 96 इन संख्याओं के अपवर्तियों में आएगा, ठीक। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 81 है, 36 के अपवर्तक
ज्ञात कीजिए। 36 के अपवर्तक मतलब कि 36 के विभाजक संख्याएं। ठीक है, 36 को कौन कौन विभाजित करेगा? देखिए, एक को छोड़ दीजिए, 2 करेगा, 3 भी करेगा, 4 भी करेगा, इसके बाद 5 नहीं करेगा, 6 करेगा, 7 नहीं करेगा, 8 तो 8 नहीं करेगा, 9 9 चौक 36 तो 9 करेगा, इसके बाद 10 10 नहीं करेगा, 11 12 12 तिया 36 और इसके बाद 12 के बाद आप देखिए 12 के बाद 13 13 नहीं करेगा, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 16 भी नहीं, 17 18 18 करेगा और इसके बाद 19 20 21 22 कुछ नहीं, सीधे 36, क्योंकि 18 दूनी 36 होता है। और फिर इसके बाद किसी प्राकृतिक संख्या का मतलब पूरा पूरा विभाजन नहीं होगा, इस तरीके से 18 के बाद 36, तो यहाँ पे 2 3 4 6 9 12 18 और 36, ये 36 के अपवर्त विभाजक वे संख्याएं जो पूरा पूरा 36 को विभाजित कर देंगी। ठीक है, या 36 के गुणनखंड कह सकते हैं, ये संख्याएं होंगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 82 है, 45 60 75 के समापवर्तक ज्ञात कीजिए। तो समापवर्तक ज्ञात करने के लिए पहले इन तीनों संख्याओं के अपवर्तक ज्ञात करने होंगे। तो 45 का अपवर्तक देखिए लिखिए, उसके बाद आप लिखिए 60 का अपवर्तक और फिर 75 का अपवर्तक। फिर तीनों जब संख्याओं के अपवर्तक आप लिख लोगे तो तीनों में जो हर जगह उपस्थित अपवर्तक होगा वो समापवर्तक में लिखा जाएगा। अब 45 देखिए, एक को छोड़ दीजिए, एक तो सबका अपवर्तक होता है तो एक को लिखेंगे नहीं। 2 को देखिए तो 2 45 के अपवर्तक में नहीं आएगा, 3 3 आएगा, 4 4 नहीं आएगा, 5 आएगा, 6 6 नहीं आएगा, 7 7 7 नहीं आएगा, 8 9 9 25 45 और फिर इसके बाद 9 के बाद 10 10 नहीं आएगा, 11 नहीं, 12 नहीं, 13 नहीं, 14 नहीं, 15 आएगा। 15 के बाद आप देखेंगे तो सीधे 45 आएगा। ठीक है, क्योंकि 16 17 18 19 20 कुछ नहीं आएगा। 15 45 किसी का दूना भी नहीं होता है, सीधे 15 का 3 गुना होता है। दूना कैसे होगा? क्योंकि आधा जो है इसका ये आपका दशमलव संख्या आ जाएगी। ठीक है, 22.5। ठीक, तो इसलिए दूना नहीं होता है। तो ये जो हो जाएंगे ये अपवर्तक हो जाएंगे 45 के, 3 5 9 15 और 45। अब 60 के अपवर्तक लिखिए तो 60 जो है 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से, तो 4 से भी ये कटेगा, इसके बाद 5 से कटेगा, 5 के बाद 6 से कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 8 से चेक करिए, 8 से नहीं कटेगा, 9 से चेक करिए, 9 से नहीं, 10 से कटेगा, 11 से, 12 से चेक करिए तो 12 25 60 होता है, 12 से कटेगा, 13 14 से नहीं, 15 से, 15 चौक 60, 15 से 16 17 18 19 20 20 से कटेगा, 20 के बाद देखिए 21 22 23 24 25 से नहीं, 26 से नहीं, 27 से नहीं, 28 से नहीं, 29 से नहीं, 30 से। 30 के बाद अब देखिए 30 के बाद ये सीधे खुद 60 से। इसके बाद 75 का देखिए 2 से नहीं तो 3 से कटता है, 4 से नहीं, 5 से कटेगा, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 से कटेगा। इसके बाद 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 से कटेगा, 25 के बाद सीधे 75 से। अब यहाँ पे देखिए कि कॉमन क्या आपको मिल रहा है। ठीक है, आप देखेंगे कि ये जो 3 है ये हर जगह आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो समापवर्तक में हमारा पहला संख्या जो आएगा जो तीनों संख्याओं को पूरा पूरा विभाजित करेगा, समान अपवर्तक जो होगा वह है 3। इसके बाद देखिए 5 सभी में है, 5 जो है वह सभी में है, तो इसके बाद हमारा 5 जो हो जाएगा ये समापवर्तक में आ जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा 15, 9 तो हर जगह नहीं है लेकिन 15 को आप देख पा रहे होंगे, ये 15 जो है ये आपको हर जगह मिल रहा है। इसके बाद देखिए 45 नहीं है और
इसके बाद और कोई संख्या नहीं मिलेगा। समापवर्तक में आपको ये 3 संख्याएं मिल जाएंगी, 3, 5 और 15। ठीक है, तो इस तरीके से समापवर्तक आप आसानी से निकाल लोगे। और यहीं पे अगर बोलता है आपसे कि इन संख्याओं में आपको हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि महत्तम समापवर्तक अगर मासा पूछता है, यहीं पे अगर मासा पूछे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF, मतलब कि सबसे बड़ा समापवर्तक क्या है, तो 3, 5 और 15 में सबसे बड़ा समापवर्तक होगा 15। ठीक है, ये 15 आपका आ जाएगा। यही हम लोग निकालते हैं कैसे, गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। ठीक है, तो 45 का गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे, 60 का और 75 का, आपको क्या मिल जाएगा, 15 जो हो जाएगा मासा मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से आप समझ पा रहे होंगे कि संख्याओं के जो विभाजक होते हैं और कई संख्याएं अगर दी हैं, उनके विभाजकों में जो सबसे बड़ा विभाजक होता है, जो सब में होता है, सबका विभाजक होता है, वही हमारा क्या होता है, महत्तम समापवर्तक होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न आप समझ गए और HCF होता क्या है ये समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 83 है, 496 के सभी अपवर्तकों को लिखिए। 496 ये किन किन संख्याओं से कटता है, तो 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से चेक करिए, 4 और 9 13 और 6 आपका ये कितना हो जाएगा, 19। तो 3 से कटेगा नहीं, 3 से नहीं कटेगा। अब इसके बाद देखिए 4 से चेक करिए, तो 4 से कटेगा और 8 से कटेगा। ठीक, 8 6 48 और 2 16 कटेगा। उसके बाद 9 से चेक करिए, क्या 9 से कटेगा, 9 से ये 9 25 45 और 4 और 6 नहीं कटेगा। 10 से 11 से 12 से चेक करिए, 12 से नहीं कटेगा। 13 से चेक करिए, देखिए 13 से नहीं कटेगा। 14 से चेक करेंगे, 14 से भी नहीं, 15 से नहीं। 16 से चेक करिए, तो 16 चौक 48 और 16 एक नंबर 16, तो 16 से कटेगा। इसके बाद देखिए 17 से 18 से 19 से 20 से चेक करेंगे, नहीं कटेगा। इसके बाद सीधे ये कटेगा 31 से। ठीक, एक जो आपको अभाज्य संख्या मिलती है 31, उससे ये संख्या जो है वह कट रही है। 31 के बाद ये सीधे 62 से कटेगा, 62 के बाद 124 से कटेगा, फिर 248 से कटेगा और खुद 496 से कटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये इसके अपवर्तक हो गए। ठीक है, 496 के अपवर्तक 1 2 4 8 16 31 62 124 298 496 ये हो जाएंगे इस संख्या के अपवर्तक। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 84 है, संख्या 6 के सभी अपवर्त्य ज्ञात कीजिए जो 50 से कम है। ठीक, 6 के अपवर्त्य लिखने हैं, गुणज मल्टीपल आपको लिखने हैं, तो 6 में आप प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर से गुणा कर देंगे, यानी कि 1 2 3 4 5। तो इस तरीके से 6 का पहाड़ा पढ़ना है आपको। 6 दूनी 12, 3 18, चौक 24, 25 30, 6 36, 7 42, 8 48 ये हो गया। अब देखिए 50 से कम और 9 पे जाएंगे तो 54 हो जाएगा। ठीक, तो 50 से बड़ा हो जाएगा, तो ये आपको 6 के अपवर्त्य मिल जाएंगे जो कि 50 से कम है वैल्यू में। ठीक, तो इस तरीके से ये प्रश्न समझ गए। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 85 है, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 4 अपवर्त्य लिखिए। 4 गुणज लिखने हैं, प्रथम 4 लिखने हैं, तो इसलिए 1 से गुणा करेंगे तो 7 दूनी 14, 3 21 चौक 28। ठीक, 14 का नाम 14 दूनी 28, 3 42 और फिर चौक 56। इसके बाद देखिए 19 का नाम 19 19 दूनी 38 और फिर 3 57 और चौक 76। इसके बाद देखिए 37, तो 37 सेकंड नंबर 37 और 37 दूनी आपका कितना हो जाएगा, 37
का दोगुना करेंगे, 60 और 14 74। इसके बाद तिया कितना हो जाएगा, 120 से 9 कम यानी कि 111, और फिर चौक कितना हो जाएगा, 4 का गुणा कर लीजिए, 7 चौक 28 के 8, हासिल लगा 2, 12 और 2 14, 148। ये वैल्यूज आपको मिल जाएंगी। ठीक है, तो ये प्रथम 4 अपवर्त्य हो गए दी गई संख्याओं के, यही आपको लिखने थे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 86 है, निम्नलिखित संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। तो गुणज का भी मतलब वही हो गया, अपवर्त्य मल्टीपल। ठीक, फिर से वही आपको लिखना है, लेकिन यहाँ पे प्रथम 5 लिखना है। तो 4 8 12 16 और 20, ये 5 अपवर्त्य हो गए। 8 दूनी 16, 24, चौके 32 और 25 40, ये हो गया। 12 के नंबर 12, 12 दूनी 24, 3 36, चौक 48, 25 60, 35, 35 सेकंड नंबर 35, 35 दूनी 70, 3 105, चौक 140 और 25 175। ये आपके हो गए इसके 5 गुणज जो लिखने थे आपके, 5 मल्टीपल। ठीक है, तो इस तरीके से ये भी आप आसानी से लिख लोगे। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 87 है, 4x² प्लस 7x प्लस 12 में से 2x² प्लस 6x प्लस 5 को घटाइए। तो 4x² प्लस 7x प्लस 12 माइनस, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा, 2x² प्लस 6x प्लस 5। अब इसके बाद आप ब्रैकेट खोल सकते हैं, तो ब्रैकेट खोलेंगे तो हो जाएगा 4x² 7x प्लस 12, माइनस का गुणा हर एक पद में होगा, प्लस 2x की जगह माइनस 2x², ये माइनस 6x, ये माइनस 5। ठीक, 4x² में से 2x² जाएगा, बचेगा 2x², 7x में से 6x घटेगा तो केवल 1x बचेगा, जिसको x लिख देंगे, और ये 12 में से 5 चला जाएगा तो धन 7 बच जाएगा। तो 2x² प्लस x प्लस 7 बच जाएगा घटाने के बाद। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा प्रश्न क्या 88, 7x² प्लस 2x प्लस 5 तथा x² प्लस 2x प्लस 7 को जोड़िए। यहाँ पे आपको जोड़ना है, तो जोड़ने में तो कुछ सोचना ही नहीं, ब्रैकेट भी नहीं लगाना है। ठीक है, सीधे सीधे जोड़ दीजिए, जोड़ने में तो और कुछ नहीं करना है। तो ये देखिए 7x² और x², 8x² और 8x² और प्लस 2x 4x हो जाएगा, और 5 और 12, 5 और 7 12 हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये आपका उत्तर आ गया 8x² प्लस 4x प्लस 12। ठीक, इसको आसानी से आप कर लोगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रश्नवाचक चिन्ह क्वेश्चन मार्क जो है के स्थान पे संख्या होगी। अब पहला दिया है यहाँ पे और क्वेश्चन मार्क बराबर के बाद है, तो पहला आप देखिए, अब 18 - 3, अब जहां पे भी ब्रैकेट्स होते हैं वहां पे हम ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट में जो चीजें होती हैं उसको सॉल्व करते हैं और ब्रैकेट हटाते हैं। ठीक, तो इस तरीके से 18 - 3 कितना हो जाएगा, 15, ब्रैकेट हट जाएगा, और ये 9 दूनी 18 हो जाएगा और ब्रैकेट हट जाएगा, और ये -6। अब ये बराबर आ जाएगा 15 और 18, ये आपका 33 हो जाएगा। 33 - 6 कितना आ जाएगा, 27। ठीक है, तो क्वेश्चन मार्क की जगह यही बराबर है क्वेश्चन मार्क के, तो क्वेश्चन मार्क बराबर कितना आ गया, 27 की। ये पहला हो गया आपका। दूसरा क्या कह रहा है, 28 धन 4 और माइनस फिर 10 × 5 प्लस 4 डिवाइड बाय 2। ठीक, ये करना है। तो 3 ब्रैकेट्स हैं यहाँ पे, तो कोई भी आप पहले कर सकते हैं। ठीक है, आप देखिए 28 धन 4 32 लिख लीजिए, माइनस 10 × 5 ये 50 हो जाएगा, फिर धन यहाँ पे 4 में भाग हो रहा 2 से, तो 2 आ जाएगा। अब 32 और 2 34 हो जाएगा, और 34 में से 50 घट जाएगा, तो ये आ जाएगा -16। ठीक, वैल्यू आ गई -16।
तो इस तरीके से इस प्रश्न को आसानी से कर लोगे आप। इसके बाद हम लोग देखते हैं तो संख्या 90 है, सीधी रेखा किसे कहते हैं? तो दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी सरल रेखा कहलाती है। अब कोई भी बिंदु मैं ले लूं तो इन दोनों बिंदु, जैसे ये ए और बी बिंदु हैं, तो ए और बी बिंदु के बीच कई सारे दूरी हो सकते हैं, ठीक। ये भी हो सकता है, ये भी जिगजैग जिगजैग कुछ भी आप करते रहिए, ये भी हो सकता है, ठीक। ये कर्व में भी हो सकता है, लेकिन एक दूरी आपको मिलेगी जो बिल्कुल स्ट्रेट होगी, ठीक है, बिल्कुल सीधी होगी। तो यही दूरी जो होती है वह क्या होती है? यही एक सरल रेखा होती है। तो दो बिंदुओं के बीच सबसे छोटी दूरी एक सरल रेखा होती है, सरल सीधी रेखा। सरल रेखा अपने आप में सीधी ही होती है। तो इस तरीके से ये आप लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 91 है, वक्र रेखा किसे कहते हैं? ठीक, जो इस तरीके से कर्व फॉर्म में होती है उसे हम वक्र रेखा कहते हैं। तो जो रेखा सीधी ना होकर के टेढ़ी मेढ़ी हो उसे वक्र रेखा कहते हैं। ठीक, ये समझ गए आप। इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या 92 है, पटरी तथा प्रकार की सहायता से 120 अंश का कोण बनाइए। तो ये कोण बनाने के लिए पटरी है यानी कि स्केल है आपके पास, तो एक लाइन आप खींच लोगे। एक लाइन आपने खींच लिया तो लाइन जैसे ही आप खींचोगे तो उसको ए बी नाम दे दीजिए। अब ए बिंदु पे प्रकार रखते हुए एक चाप लगा दीजिए, इस तरीके से एक चाप लगा दीजिए। अब इसी चाप को आपको क्या करना है कि जहां पे इस चाप ने इस ए बी रेखा को काटा है उसको सी बिंदु नाम रख दीजिए और प्रकार को उतना ही खोले रहिए, प्रकार को डिस्टर्ब नहीं करना है। और इसके बाद फिर सी बिंदु पे प्रकार रख करके एक चाप यहां लगा दीजिए और एक चाप आपका इधर लग जाएगा। और यही जो ए बिंदु है और इसको बिंदु को नाम दे दीजिए ई और इसको एफ। ए और एफ को मिला दीजिए, ए और एफ को आप मिलाएंगे तो ये आपका 120 अंश का कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से इसको आप चाहें तो स्टेप्स में लिख भी सकते हैं, लेकिन अति लघुत्तरी है, 1 नंबर का प्रश्न है आपका, तो इसी फिगर पे आपको मिल जाएगा। ठीक, तो आसानी से ये आपके 1 नंबर हो गए। इसके बाद देखिए पटरी और प्रकार की सहायता से 90 अंश का कोण बनाइए। तो वही प्रक्रिया आपको करना है, पटरी से एक लाइन खींचनी है, ए बी नाम देना है, फिर एक चाप लगाना है यहाँ पे, इस प्रकार से चाप लगा दिया आपने। इसके बाद ये सी बिंदु हो गया, आप सी बिंदु से एक चाप डी और एक चाप एफ, 120 अंश का जैसे कोण आपने बनाया था वहां तक हम इसी प्रकार से चल रहे हैं। ठीक, अब डी को केंद्र मान करके एक चाप और लगाइए, फिर एफ को केंद्र मान करके एक चाप और लगाइए और यहाँ पे इस बिंदु को ई नाम दे दीजिए और ये आपका हो जाएगा ए और ई को जो मिलाने वाली रेखा होगी वह आपकी 90 अंश कोण बनाती हुई रेखा होगी। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 90 अंश का कोण इस प्रकार से। ठीक है, ये भी आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। और आपको रचना लिखना हो तो जिस तरीके से स्टेप्स मैंने बताए, ये रेखा खींचा, इसके बाद ए पे केंद्र रख के चाप लगाया, फिर सी पे रख के लगाया, फिर डी पे रख के एफ लगाया, फिर डी पे रख के ई पे लगाया। ठीक, तो इस तरीके से आप इसको लिख भी सकते हैं। ठीक, आसानी से, बहुत ही आसान है। एक बार आप रचना पढ़ लोगे, कर लोगे, बना लोगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्या लिखना है। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या 94 है, आयत किसे कहते हैं? तो उस समकोण त्रिभुज को जिसके आमने सामने की भुजाओं का माप एक समान होता है तथा उसके चारों कोण समकोण यानी कि 90 अंश के होते हैं, उस आकृति को आयत कहते हैं। तो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि एक ऐसा चतुर्भुज जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, ठीक है, लंबाई लंबाई चौड़ाई चौड़ाई और सभी कोण 90 अंश के हों, उसको हम क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसके बाद देखिए तो संख्या 95 है, फिर वही वर्ग क्या होता है बताइए। तो किसी चतुर्भुज की चारों भुजाएं अगर एक ही समान माप की हो, अगर एक भुजा ए है तो चारों भुजाएं ए हैं तथा प्रत्येक कोण, चारों कोण जो हैं वह 90 अंश के हैं, तो ऐसे में हम इसको क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं, स्क्वायर कहते हैं। एक भुजा ए है तो सभी भुजाएं यहाँ पे ए हैं, ठीक,
सभी भुजाएं बराबर और सभी कोण 90 अंश के, चारों कोण 90 अंश के। तो ये हो जाता है आपका वर्ग। इसके बाद हम लोग देखेंगे अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 96, समांगी रेखाओं का अर्थ बताइए। समांगी रेखाएं या कंकरेंट लाइन। तो पहले देखिए क्या लिखा है, एक ही तल में स्थित वे रेखाएं जो एक ही बिंदु पर प्रच्छेदित हो समांगी रेखाएं कहलाते हैं, या तीन से अधिक रेखाएं को समांगी रेखा कहते हैं यदि एक ऐसा बिंदु हो जो उन सभी रेखाओं पे हो। उनके इस सर्वनिष्ठ बिंदु को सर्वगामी बिंदु यानी कि कंकरेंट पॉइंट कहते हैं। और ए बी सी डी ई एफ समांगी रेखाएं और बिंदु ओ समांगी बिंदु है। ठीक, तो यहाँ पे आप बना लीजिए, कोई एक बिंदु मान ले लीजिए ओ है, ठीक, और इसी बिंदु से आपकी एक रेखा ए बी जा रही है, ठीक, और इसी बिंदु से आपकी कोई रेखा जो है वो सी और डी जा रही है, ठीक, और इसी बिंदु से आपकी कोई रेखा है ई एफ, ई और एफ जा रही है, और ये बिंदु आपका ओ है, ठीक। तो ये बिंदु आप देखेंगे कि तीनों रेखा पे स्थित है, ठीक। तो इन्हीं रेखाओं को ए बी सी डी और ई एफ रेखा को हम क्या बोलेंगे, समांगी रेखाएं। एक ही तल में स्थित एक ऐसा बिंदु है जिससे ये तीनों रेखाएं जो हैं वह जा रही हैं। और इस तरीके से और रेखाएं भी हो सकती हैं, 4, 5, 6 और अनंत रेखाएं हो सकती हैं। इतनी रेखा हो सकती है कि कोई गिनती ही नहीं है। आप जितनी रेखा खींचते जाओगे इस ओ बिंदु से होकर के जाने वाली रेखा जितना आप बना सकते हो उतनी बनेंगी, ठीक है। तो अनंत का मतलब आप समझ ही रहे हो, गिनती नहीं है, ठीक। तो इस तरीके से ये आपकी हो गई समांगी रेखा। ओ बिंदु जो हो जाएगा यह है आपका समांगी बिंदु हो जाएगा, और ये रेखाएं क्या कहलाएंगी, समांगी रेखाएं कहलाएंगी, ठीक। तो ये प्रश्न समझ गए आप। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 97 है, विषम बाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। विषम बाहु स्केलेन ट्रायंगल जो होता है ये क्या होता है, जिस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई अलग अलग होती है उसे विषम बाहु त्रिभुज कहा जाता है, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं असमान हो उसको हम कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। इसके बाद देखिए समद्विबाहु त्रिभुज आ गया। तो सम मतलब होता है बराबर, द्वि मतलब होता है दो, और बाहु मतलब हो जाता है भुजा। त्रिभुज से आप क्या कहते हैं, तो समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल जो हो जाता है जिस त्रिभुज की दो भुजाओं की लंबाई बराबर हो उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये वाला जो है आपका त्रिभुज, इसमें आप क्या देख रहे हैं, ये भुजा बराबर है, और इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होता है, इसके सामने का कोण ये और इसके सामने का कोण ये दोनों कोण भी बराबर होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 99 है, समबाहु त्रिभुज से आप क्या समझते हैं। लीजिए आ गया समबाहु, सम मतलब बराबर, बाहु मतलब भुजा वाला, समान भुजा वाला। तो समान भुजा मतलब सभी भुजाएं समान, ठीक है। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हो, ऐसे त्रिभुज को हम क्या कहते हैं, समबाहु त्रिभुज कहते हैं। और इसका एक ये भी होता है कि सभी कोण जो होते हैं इसके 60 अंश के होते हैं। और इसका आपसे एक चीज जो आपको यहाँ पे लिखनी है, जो कमेंट करके बताना है, इसका एरिया क्या होता है, इसका क्षेत्रफल कितने के बराबर होता है, ठीक। ये आपको कमेंट करके बताना है, और यही कमेंट में आपको मैं पिन करके बता भी दूंगा इसका उत्तर, ठीक है। ये कमेंट करिएगा, इस पे प्रश्न आता है, ठीक है। सीरियसली इसको कमेंट करके आप बताइए। बताने को तो मैं अभी बता सकता हूं, लेकिन आप कमेंट करे रहेंगे तो आपको याद होगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 100 है, त्रिज्यखंड का क्या अर्थ है। त्रिज्यखंड सेक्टर जिसे बोलते हैं, तो वृत्त की दो त्रिज्याओं तथा एक चाप से बंद आकृति त्रिज्यखंड सेक्टर कहलाता है। जैसे ये एक वृत्त है, इस वृत्त में ये केंद्र है और एक त्रिज्या ये आपकी ओ ए बोल दीजिए, और ये एक ओ बी बोल दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं, ये एरिया, इस एरिया को आप देखिए तो एक तरीके से ओ बी है, एक तरफ से ओ बी है
एक तरफ से OA है और एक तरफ से ये वृत्त का चाप है। ठीक, तो ऐसे को हम क्या कहेंगे, ऐसे को हम कहेंगे त्रिज्य खंड। ठीक है, BOA ये जो एरिया है इसको हम कहेंगे त्रिज्य खंड, सेक्टर। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 101 है, छेदक रेखा का क्या अर्थ है। तो छेदक रेखा, सेगमेंट, वह रेखा है जिसके केवल दो बिंदु वृत्त पर स्थित हो छेदक रेखा या सेगमेंट सीकेंट। सीकेंट कहलाता है। जैसे ये एक वृत्त है और इसी वृत्त को एक रेखा काट रही है ए और बी बिंदु पे, तो दो बिंदु पे अगर कोई रेखा कट करके जा रही है तो वो छेदक रेखा होती है। केवल एक बिंदु पे टच करके जा रही है तो वो आपकी स्पर्श रेखा हो जाती है। ठीक है, एक ही बिंदु पे टच करके जा रही है तो स्पर्श रेखा हो जाती है। ये कोई रेखा एक ही बिंदु पे टच करके जाएगी तो वो स्पर्श रेखा हो जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 102 है, केंद्र रेखा का क्या अर्थ है। केंद्र रेखा यानी कि लाइन ऑफ सेंटर, तो वह रेखा जो दो या दो से अधिक वृत्तों के केंद्र से होकर जाए, केंद्र रेखा लाइन ऑफ सेंटर कहलाती है। जैसे दो वृत्त हैं, इस वृत्त का केंद्र O है और इस वृत्त का केंद्र P है मान लेते हैं। तो अगर ऐसी रेखा आपको मिल जाए जो बिंदु O और P दोनों से होकर के जाए तो ऐसी रेखा को हम क्या कहेंगे, केंद्र रेखा बोलेंगे। ठीक, इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 103 है, उभयनिष्ठ जीवा का क्या अर्थ है। उभयनिष्ठ जीवा या कॉमन कॉर्ड, तो जब दो वृत्त एक दूसरे को दो बिंदुओं पर प्रच्छेदित करते हैं तो उन दो बिंदुओं से होकर जाने वाले रेखाखंड को उस वृत्त की उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन कॉर्ड कहते हैं। जैसे दो वृत्त हैं आपके, एक वृत्तीय एक वृत्तीय। ठीक, अब ये दो वृत्त जहां एक दूसरे को काट रहे हैं, मान लेते हैं ये ए बिंदु है बी बिंदु है, ए और बी बिंदु को मिला दीजिए तो ये जो ए बी रेखाखंड है ये आप देख रहे हैं कि ये ए बिंदु इस वृत्त पे भी है, ये ए बिंदु इस वृत्त पे भी है और ये बी बिंदु इस वृत्त पे भी है और इस पे भी है। तो इन दोनों को मिलाने वाला जो रेखा होगा वह इस वृत्त पे भी जीवा होगा और उधर वाले वृत्त पे भी जीवा होगा। ठीक, तो इस तरीके से इसको क्या बोलेंगे, इसको उभयनिष्ठ जीवा, कॉमन जीवा बोलेंगे। ठीक है, जो सभी जगह होता है उसको उभयनिष्ठ ही बोलते हैं, कॉमन ही बोलते हैं, तो ये कॉमन जीवा हो गया। इसके बाद देखेंगे प्रश्न संख्या 104 है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं। तो वृत्त पे किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा जीवा कहलाती है। हर जगह हम चर्चा सुन रहे हैं जीवा, अभी हमने पढ़ा है उभयनिष्ठ जीवा। तो वृत्त पे स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा, यहाँ पे ए बिंदु है यहाँ पे बी है, तो ये ए बी क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 105 है, 48 धन 8 गुणे 0.75 माइनस 5 का मान लिखिए। इसका मान हमको निकालना है। देखिए 48 में जुड़ रहा है क्या, 8 गुणे 0.75 और माइनस 5। अब यहाँ पे देखिए एक जगह जोड़ हो रहा है, एक जगह गुणा, एक जगह घटाना। तो सबसे पहले क्या करेंगे, गुणा करेंगे तो हो जाएगा 48 धन, सबसे पहले भाग होता है तो भाग किया जाता है, नहीं तो गुणा, फिर उसके बाद जोड़ और घटाना किया जाता है। तो 8 का गुणा होगा, देखिए 5 में तो 0 और हासिल 4 और 8 सत्ते 56 और 4 60, यानी कि इसका वैल्यू जो आ जाएगा 6.00 आ जाएगा और ये माइनस 5। अब इसके बाद देखिए 48 धन 6 में से 5 घट जाएगा, 1 बचेगा और ये 48 धन 1 49, वैल्यू कितनी आ गई 49। तो इसका जो मान आ जाएगा वह 49 आ जाएगा। प्रश्न संख्या 106 है, -2 गुणे 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये x के पावर 2 प्लस 4x। अब यहाँ पे देखिए और यहाँ पे भी शायद स्क्वायर ही होगा, इसको मैं चेक कर लेता हूँ। ये होगा -2x स्क्वायर माइनस ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x। तो जी हाँ, ये आपके सीरीज में प्रश्न जो है वह गलत छपा है। ये जो है ये यही है, -2x स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में -x स्क्वायर प्लस 4x। तो ये हो जाएगा -2x स्क्वायर
और माइनस का गुणा होगा माइनस एक्स स्क्वायर में तो प्लस एक्स स्क्वायर, फिर माइनस का गुणा होगा तो प्लस 4x में तो माइनस 4x, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x, ये वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस 4x ये आपको मान मिल जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न क्या है, 107 है, रुपए 150 का 12% कितना होगा। 150 का 12% आपसे पूछ रहा है, तो 12% कितना हो जाएगा, का मतलब गुणा, 12 और प्रतिशत चिन्ह हटाएंगे तो 1/100 से गुणा करेंगे, शून्य से शून्य कट जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 2 बार में और ये अंश में है 3 बार में, फिर 2 से यहाँ अंश में 12 है 6 बार में कट जाएगा, नीचे बचेगा 1, ऊपर है 3 गुणे 6 यानी कि 18। वैल्यू कितनी आ जाएगी, 150 का जो 12% होगा वह कितना होगा 18। प्रश्न संख्या 108 है, 12 के अपवर्तक लिखिए। तो 12 किन किन संख्याओं से कटता है ये आपको बताना है। 12 के गुणनखंड या 12 के डिवीजर विभाजक, जो वे संख्याएं जो 12 को पूरा पूरा विभाजित करती हो, तो 1 करता है, 2 करता है, 3 करता है, 4 करता है, 6 करता है, फिर उसके बाद 12 खुद करता है। तो ये सभी हो जाएंगे 12 के विभाजक। ठीक, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे प्रश्न संख्या 109 है, समतल में स्थित एक बिंदु से होकर कितनी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो एक बिंदु में से होकर जाने वाली अनेक रेखाएं, या फिर आप कह सकते हैं अनंत रेखाएं, अनेक रेखाएं, या इससे सटीक उत्तर होगा अनंत रेखाएं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 110 है, 9 और 15 के समापवर्तक लिखिए। तो 9 के अपवर्तक पहले लिख लीजिए और 15 के अपवर्तक लिख लीजिए। दोनों अपवर्तकों में जो कॉमन होंगे, जो समान होंगे, जो दोनों जगह होंगे वही समापवर्तक होंगे। अब देखिए, एक को लिखने का मतलब नहीं है, 2 से 9 नहीं कटता है, 3 से कटता है तो 3 आ जाएगा, 6 से नहीं कटता है, 7 से 8 से, खुद 9 से कटता है, तो 3 और 9 ये हो जाएंगे 9 के अपवर्तक। और इसका लिखेंगे तो 3 आएगा, फिर 5 आएगा, 5 के बाद आप देखेंगे क्या आएगा, 6 7 8 9 10 कुछ भी नहीं आएगा, सीधे 15 आएगा। तो आप देखिए समापवर्तक क्या होगा, समापवर्तक जो दोनों जगह अपवर्तक समान हो। 3 आप देख रहे हैं दोनों जगह आ रहा है, तो 3 क्या हो जाएगा, 9 और 15 का समापवर्तक हो जाएगा। और इकलौता समापवर्तक है तो यही महत्तम समापवर्तक मासा भी हो जाएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप लिख सकते हैं इसको, या फिर मासा लिख सकते हैं। ठीक, तो उम्मीद है यहां तक आप सभी प्रश्न को समझ गए हैं। इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यहां तक समझ गए हैं सभी प्रश्न तो यस लिख करके कमेंट करिए। कहीं किसी प्रश्न में दिक्कत है तो क्वेश्चन नंबर लिख करके आप कमेंट करिए, और यह क्लास आपको कैसी लगी यह कमेंट करके बताइए। और कहीं कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, उसका समाधान आपको तुरंत मिलेगा। यहाँ पे नंबर दिया गया है, नंबर मोबाइल नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, सभी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध है। नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया गया है, ऐप को डाउनलोड करिए, वहां से कम समय में अच्छे ढंग से पीडीएफ्स के माध्यम से तैयारी करिए। तो सारी सुविधाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे सभी विषयों का लिंक दिया गया है, सभी विषयों को पढ़िए, अपनी तैयारी को बेहतर बनाइए। जहां कहीं भी कोई भी डाउट हो हमसे तुरंत पूछिए, और इसी तरीके से लगातार मैं आपके लिए क्लासेस लेके आता रहूंगा। इसके बाद एक क्लास हम और लेंगे जिसमें आपका ये अति लघुत्तरीय प्रश्न समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप कमेंट करके बताइए कि लघुत्तरीय प्रश्न भी आपको पढ़ने हैं या नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, तो वैसा सलूशन मैं आपके लिए लेकर के आऊंगा। और इन क्लासेस को शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि सभी तक क्लासेस पहुंचे, कम समय में सभी लोग बेहतर ढंग से तैयारी कर पाए और आपकी तैयारी मजबूत हो पाए। ठीक है, और आपके साथियों की तैयारी मजबूत हो पाए। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।